हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में कई सारे पोलर सब्सटेंस और चार्ज सोल्यूट हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन में से पास होना होता है, पर सेल मेम्ब्रेन किसी भी तरह की पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से ये पोलर सब्सटेंस एंड चार्ज सोल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होती है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अभी इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि इस तरह के ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन को जब सोल्यूट या सब्सटेंस को पास कराना है तब उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन एनर्जी की मदद से कोई सब्सटेंस को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब सब्सटेंस को उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है और उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, इसके लिए ये मैकेनिज्म को कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म? व्हेन cell membrane moves molecule or ion uphill against a concentration gradient. The process is called active transport mechanism. जब सेल मेम्ब्रेन किसी भी मोलेक्यूल और आयन को उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराता है तब प्रोसेस को कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलेक्यूल फ्रॉम अ रीजियन ऑफ लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का होना कंपलसरी है। जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो एनर्जी के लिए बॉडी में दो सोर्स अवेलेबल है। एक है फ्रॉम द एटीपी और दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड इन एन आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों एनर्जी अलग अलग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज हो गई। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रहेंगे। पहला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी पहले देखेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। देयर आर टू सोर्स ऑफ सेल्युलर एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला है एनर्जी obtained from hydrolysis of adenosine triphosphate, that is ATP। ATP का जब हाइड्रोलिसिस होगा ATP कन्वर्ट होगा ADP में और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन से जब सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। दूसरा सोर्स है एनर्जी स्टोर्ड इन एन आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज यूटिलाइज in the secondary active transport mechanism। तो जो आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में स्टोर हुई है एनर्जी
वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन से जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो उसे कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके एग्जाम्पल है सोडियम आयन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, आयोडाइड आयन, क्लोराइड, अमीनो एसिड एंड सम मोनोसेकेराइड। अभी देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। In this type of transport, the energy is derived secondarily from the energy that has been stored in the form of ionic concentration difference of secondary molecule between the two sides of cell membrane created originally by primary active transport. अभी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, पर ये एनर्जी यूटिलाइज कौन सी होगी? तो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर आर टू और मोर सोल्यूट इज कपल्ड। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ में होता है, इसलिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। वन ऑफ द सोल्यूट यूजुअली इज सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड डाउन हिल एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सोल्यूट। अभी जो दो सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट साथ में होता है उसमें जो एक सोल्यूट रहेगा वो जनरली सोडियम रहेगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन डाउनहिल होगा, मतलब कि सोडियम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इसमें जो एनर्जी जनरेट हुई वो एनर्जी का यूज़ करके जो अदर सोल्यूट है वो ट्रांसपोर्ट करेगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इन द अपहिल डायरेक्शन। That is, other solute will transport from its lower concentration to the higher concentration. Example of secondary active transport are co-transport of glucose and amino acid along with the sodium ion. अभी ये कैसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वर्क करेगा इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना उसमें एनर्जी जनरेट हुई वो यूटिलाइज होगी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में। तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये एक कैरियर प्रोटीन और यहाँ पे है दूसरा कैरियर प्रोटीन। ये जो कैरियर प्रोटीन है वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का है। ये सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि 3 सोडियम आयन साइटोसोल में से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाते हैं, इससे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अभी ये जो दूसरा कैरियर प्रोटीन है उसके लिए सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है आउटसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड कम है, तो ये सोडियम उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तब ये सोडियम आयन अपने साथ किसी और सोल्यूट को भी मूव कराएगा, बट ये जो दूसरे सोल्यूट का मूवमेंट है वो उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर रहेगा, मीन्स अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
तो ये तरह की जो मैकेनिज़्म है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है। अभी जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है उसके भी दो टाइप रहेंगे, सिम्पोर्टर एंड दूसरा है एंटीपोर्टर। तो जब ये सोडियम आयन और जो दूसरा सॉल्यूट है अगर वो सेम दिशा में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे कहेंगे सिम्पोर्टर। और उसका अपोजिट, अगर सोडियम और दूसरा सॉल्यूट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे कहेंगे एंटीपोर्टर। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये है साइटोसोल। तो अभी यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये हमारा सोडियम है और ये है हमारा अमीनो एसिड जिसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ये साइटोसोल में सोडियम कम और जो अमीनो एसिड है वो भी कम है। तो यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है वो क्या करेगा, सोडियम को उसके हायर से लोअर की ओर मूव कराएगा और जो अमीनो एसिड है उसको उसके लोअर से उसकी हायर डायरेक्शन की ओर मूव कराएगा। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से साइटोसोल में जा रहा है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, और उसका अपोजिट जो अमीनो एसिड है वो साइटोसोल में से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ रहा है उसके लोअर कंसंट्रेशन से उसके हायर कंसंट्रेशन की ओर। तो ये मैकेनिज्म को कहेंगे एंटीपोर्टर। अभी इसका अपोजिट सिम्पोर्टर। तो इसमें भी ये सेल मेम्ब्रेन, एक कैरियर प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है और साइटोसोल में कम है, अमीनो एसिड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कम है और साइटोसोल में ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, सोडियम को उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहा है और अमीनो एसिड को उसके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ले जा रहा है। मतलब सोडियम उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और अमीनो एसिड उसके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इसे कहेंगे सिम्पोर्टर। इसको एक वीडियो से देखते हैं। तो ये एंटीपोर्टर, अमीनो एसिड और सोडियम आयन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये है सिम्पोर्टर, अमीनो एसिड और सोडियम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।